Good morning, students. Now let's start the discussion about metals and non-metals. In the last class, already we have discussed the physical properties of metals. Today, once again, we should discuss about the metals, non-metals, and metalloids. First of all, we will see the abundance of elements in the atmosphere, in the nature, in the earth crust. Abundance एलिमेंट्स की जो उपस्थिति एटमॉस्फेयर में वो कैसी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल्स कौन सा है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देन आयरन, जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल्स है वो एल्यूमिनियम एंड आयरन। एल्यूमिनियम लगभग 8% के अप्रोक्सीमेट है टोटल अमाउंट ऑफ अर्थ क्रस्ट के, और 5% अप्रोक्सीमेट आपका 5.8% लगभग आयरन है। यानी जो सबसे ज्यादा अबाउंडेंस है वो एल्यूमिनियम का और फिर आयरन। अर्थ क्रस्ट abundance of elements depend on the reactivity, किस प्रकार से वो उसकी उपस्थिति होती है। Generally elements are present in the earth crust, in the atmosphere, in the nature, in the combined form because they are highly reactive. उसके रिएक्टिविटी के कारण जो एलिमेंट्स है वो जनरली कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट बहुत कम करते हैं। दोज मेटल्स व्हिच आर लेस रिएक्टिव और अनरिएक्टिव कैन बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो या तो बहुत कम रिएक्टिव है या रिएक्टिव ही नहीं है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में, दैट मींस उनके साथ बहुत सारे एलिमेंट्स मिक्स होते हैं। जनरली मेटल्स आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बोनेट, सल्फेट एंड सो ऑन एंड गिव्स द ऑक्साइड कंपाउंड, कार्बोनेट कंपाउंड, सल्फाइड कंपाउंड, सल्फेट कंपाउंड। तो कॉम्बिनेशन के आधार पर उनका एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है, और कॉम्बिनेशन जो है उनके रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा रिएक्टिव होंगे उतने ज्यादा वो कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, उनका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। जनरली इनऑर्गेनिक naturally occurring substances which are obtained from the mines or by the mining from earth crust are known as minerals. Minerals that means those elements which are obtained from earth crust. अर्थ क्रस्ट से जितने भी इनऑर्गेनिक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है वो सभी मिनरल्स कहलाते हैं। सो एट फर्स्ट नोट डाउन मिनरल्स। द इनऑर्गेनिक naturally occurring substances in the earth crust are known as minerals. The
inorganic, naturally occurring substances in the earth crust are known as minerals. अगर इसे और सिंपल देखा जाए, we can define it in simple words. The inorganic substances are obtained from earth crust, obtained from earth crust are known as minerals. तो मिनरल्स को अगर देखा जाए तो ये हेलो। तो मिनरल्स जो है यह माइंस प्लस मटेरियल्स, माइंस खनन द्वारा खुदाई कर, यानी जमीन के अंदर से सॉइल से जो मटेरियल्स प्राप्त किया जाता है, जो सबस्टांस प्राप्त होता है वो मिनरल्स कहलाता है। The materials are obtained from mining, is known as mineral. वैसे मटेरियल्स जो माइनिंग से प्राप्त होते हैं मिनरल्स कहलाते हैं। अब जितने मिनरल्स होते हैं सभी से मेटल्स ही नहीं प्राप्त होते, नॉन मेटल्स भी प्राप्त होते हैं। तो वैसे मिनरल्स जिससे मेटल्स को प्राप्त करना प्रॉफिटेबल कोर्स करना है, that means those minerals from which extraction of metal is profitable are known as ores. इस चीज को आराम से क्लियर करेंगे हम लोग। Those minerals from which extraction of metals
is profitable. Are known as goods. Are known as goods. Those minerals from which extraction of metals is profitable are known as goods. ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल का निष्कासन मेटल की प्राप्ति प्रॉफिटेबल दैट मीन्स फायदेमंद easier that means we can obtain the metals from minerals in easy way or it should be profitable then the minerals are known as ores. Ores of for example bauxite it is ore of aluminium nickel. Bauxite is ore of aluminium. Hematite, magnetite, these are ore of iron. Copper, glass, siderite, and so on. Many ores of metals from which the extraction of that metals can be profitable. तो वे सारे मिनरल्स जिनसे मेटल को प्राप्त करना प्रॉफिटेबल हो वो सभी मिनरल्स एट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल is known as metallurgy. Metallurgy, the process of extraction, the process of extraction of metals from its ore. Is known as metallurgy. Metallurgy is a process of extraction of metals. Metallurgy is a process of extraction of metals from its core. और से मेटल को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है जो प्रोसेस है मेटलर्जी का। तो हमने यहाँ पर 3 टर्म्स देखे मिनरल्स ओर एंड मेटलर्जी। मिनरल्स those inorganic naturally occurring substances from the earth crust are known as minerals and those minerals from which extraction of metals is profitable are known as ores. And the metallurgy, the process of extraction of metals from its ore is known as metallurgy. Now we will see the chemical properties of metals. इससे पहले हम लोग देखे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने उसका शाइनिंग अपीयरेंस, उसका अरेंजमेंट, उसके सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ये सारे चीजों पर हम लोग डिस्कस किए। यानी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज लिया जाता है। lustrous, sonorous, malleability, ductility, these are external properties. But if we talk about chemical properties, then we have to see the reactivity,
with different type of elements or with different substances कि कोई भी एलिमेंट्स किस तरह से अदर एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट करता है दैट मींस रिएक्शन बिटवीन द substances indicates the chemical properties now chemical properties of elements in the chemical properties, first of all, we will see the reaction with oxygen. That is the process of oxidation. Chemical properties of metals and non-metals. First of all, we will see reaction with oxygen. Reaction with oxygen. Second is reaction with water. Reaction with water. Third is reaction with acid. Reaction with acid. और भी बहुत से first of all ये three types of reaction देखेंगे reaction with oxygen, reaction with water and reaction with acid. How metals react with oxygen? How does non-metal react with oxygen? मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है क्या सभी सेम वे में रिएक्ट करते हैं क्या सभी एलिमेंट्स सेम मैनर में रिएक्ट करता है क्या सेम फीचर्स होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हो गया सर
Very high reactive metals react with oxygen to form metal oxide. सोडियम ऑक्साइड बनाता है, पोटासियम ऑक्साइड बनाता है। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जब रिएक्शन आप लिखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि कुछ लेटर्स कैपिटल है, कुछ स्मॉल है, तो ये स्मॉल और कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट का पूरा ध्यान रखना है। यानी जो लेटर स्मॉल है वो स्मॉल ही लिखना, जो कैपिटल है वो कैपिटल ही लिखना। कई बार क्या होता है, हम में से कुछ लोग इसे इग्नोर करते हैं, यानी कैपिटल है तो स्मॉल लिख रहे हैं, स्मॉल को भी कैपिटल लिख रहे हैं, तो यहाँ पर उसका जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो चेंज हो जाता है। क्योंकि कैल्शियम, सोडियम ये सारे सिंबल ऑफ एलिमेंट्स हैं और जिन एलिमेंट का सिंबल सिंगल लेटर से होता है, जिनका सिंबल, जिनका संकेत एक अक्षर से होता है, वो हमेशा कैपिटल होते हैं। जिनका डबल लेटर यूज होता है, जैसे सोडियम के लिए Na, तो N कैपिटल होगा, A स्मॉल होगा। यानी फर्स्ट लेटर should be capital and second one is small। तो ये चीज लिखते में हमेशा ध्यान रखेंगे। 2K 2O, K भी कैपिटल लेना है, O भी कैपिटल लेना है। CaO, C कैपिटल, O कैपिटल, A स्मॉल। NaO, N कैपिटल, A स्मॉल, O कैपिटल। 2 जैसे नीचे लिखा हुआ वैसे लिखेंगे, बीच में नहीं लिखेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2 को बीच में देते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। 2 का मतलब नीचे। ये नंबर भी आप समझोगे तो 2 लेफ्ट साइड में लिया जाता है। जैसे ये नंबर दिया हुआ है, ये कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है सोडियम ऑक्साइड का, तो जो फर्स्ट 2 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। यानी कि 2 का मतलब 2 Na भी है और 2 O भी है, 2 ऑक्सीजन भी है, 2 सोडियम भी है। लेकिन नीचे जो नंबर यूज किया जाता है, आप देख सकते हैं कि नीचे, तो ये नंबर इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल मतलब जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके जस्ट बाद आ रहा है, उसी के लिए होता है। यानी ये 2 Na के नंबर को इंडिकेट करता है, O के नंबर को नहीं। अगर इसमें टोटल नंबर काउंट किया जाए तो सोडियम Na का नंबर हो गया 2 to the 4, यानी टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम 4। 4 सोडियम है इस फॉर्मूला। ऑक्सीजन की बात की जाए तो 2, केवल इन 2 को ऑक्सीजन के लिए लिया जाएगा, इस 2 को ऑक्सीजन के लिए, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन में ऐड नहीं होते। तो इस कंपाउंड में, इस फॉर्मूला में Na की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2। तो ये चीजें आगे ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि सब जो मन है, जहां मन है वहां लिख देते हैं। इसका एक फिक्स रूल होता है। इलेक्ट में जो भी नंबर हम यूज करते हैं, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, वो पूरे के लिए होता है, यानी वो कॉमन है। लेकिन जो जस्ट आफ्टर किसी सिंबल के बाद लिखा जाता है, किसी फॉर्मूला के बाद लिखा जाता है, वो उस इंडिविजुअल के लिए लिया जाता है। अगर K के बाद आ रहा है तो K के लिए लिया जाएगा, Na के बाद आ रहा है तो Na के लिए लिया जाएगा, लेकिन पहले है तो वो सब के लिए लिया जाएगा। तो चलिए, ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब देखते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जनरली मेटल्स से लेस रिएक्टिव होते हैं। नॉन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन मेटल्स। रिएक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन मेटल से कम होते हैं। जनरली नॉन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन मेटल्स। कार्बन, कार्बन reacts with oxygen, gives carbon dioxide। जानते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड,
ये ऑक्सीजन, सल्फर रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, ये भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, लेकिन इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसमें मोनो ऑक्साइड है, इसमें डाइऑक्साइड है। तो ये था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कोई भी मेटल्स या नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाता है। मेटल मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल नॉन मेटलिक ऑक्साइड। लेकिन सभी मेटल्स या सभी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओनली दोज मेटल्स व्हिच आर रिएक्टिव रिएक्ट विद ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए मेटल्स में बात की जाए, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल like gold, platinum, copper, these are less reactive, do not react with oxygen, do not react with oxygen. जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यानी ये कोई भी ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इनके लिए स्पेशल कंडीशन डेवलप करना होगा। स्पेशल कंडीशन दैट मींस हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी इट इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा बहुत अधिक टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। तो ये था फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद वाटर। रिएक्टिविटी का थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने हाईली रिएक्टिव में सोडियम पोटेशियम को देखा। तो सोडियम इज वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल। इट कैचेस फायर व्हेन कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, सोडियम जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो जलने लगता है। एंड दैट इज व्हाई it is kept in kerosene। इसको केरोसिन में रखा जाता है। अगर इसको वाटर में भी रखा जाए तो ये जलने लगता है, यानी if we put into the water then it catches fire because water contains oxygen। water में भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है and sodium is so reactive that react with the dissolved oxygen in water। जो वाटर में घुला हुआ ऑक्सीजन है, जो डिसॉल्व है, उन ऑक्सीजन के साथ भी सोडियम रिएक्ट कर चलने लगता है। एंड सो इट इज केप्ट इन केरोसिन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि
हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम भी है और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स फास्फोरस है। फास्फोरस should be kept in water but sodium should be kept in kerosene. Why? फास्फोरस भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर जलने लगता है, सोडियम भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर जलने लगता है। फिर फास्फोरस को वाटर में रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन में। क्यों? Because phosphorus is less reactive than sodium, so it cannot react with the oxygen dissolve in water, but sodium can dissolve. हो गया, बंद करिए सर, रिकॉर्डिंग बंद करिए।